अच्छा, how is evaporation different? Evaporation occurs when the surface molecules of a liquid gain enough energy to escape into the air as vapor, happening at any temperature. ठीक है, वो किसी भी temperature पे हो सकता है. Boiling only, on the other hand, happens throughout the liquid when it reaches its boiling point, requiring more heat energy. So evaporation is a slow process occurring at any temperature, while boiling is a faster and only occurs at the. ठीक है, वो सारा सही है. तो इवेपोरेशन जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होती है, इट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर. ठीक है, तो ठीक है, वो सारा सही है. अच्छा, एनीवेज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं. एक सेकंड वेट कर लें. अब सर वो मैंने अपना होमवर्क भेजा, वो भी चेक कर ले। मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड. अच्छा, मेल्टिंग इज द पार्टिकल्स. सही, वो फिर वो खुल गया. अच्छा, ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग विच मेक देम टर्न इनटू अ लिक्विड. हाँ, लेकिन इसमें अब ये काफी डिटेल मिसिंग है ना. पहले वो बताना है कि मेल्टिंग के अंदर ना कि पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड दे स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर विगरसली. ठीक है. Eventually breaking the forces of attraction, uh, keeping them which were keeping them in solid state, and they start to slip and slide freely in all directions, slip and slide over each other. ठीक है. Hence turning into a liquid. तो मूवमेंट और उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सारी बीच में मेंशन करनी है. और बॉलिंग में भी कुछ इस तरह के वो. हाँ, मतलब उसमें भी वही बताना है कि दे ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड देर एबल टू पार्टिकल्स आर एबल टू मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन टर्निंग इनटू गैसियस स्टेट. ठीक है. तो चलो ठीक है, इसको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, एक सेकेंड. ये जस्ट वन सेकेंड. अच्छा चलो ठीक है, ये से स्टार्ट करते हैं दोबारा. कि ये दोनों चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें मैं इधर लिख भी देता हूँ कि इसके अंदर आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कवर करनी है ना, वो यही है कि वो जो ऊपर बातें लिखी है ना, वो सारी की सारी मेंशन करनी है. तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग का तो डिफरेंस खैर पता लग ही गया था कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस के दिस हैपेंस एट अ वेरी फिक्स्ड. ठीक है, it happens at a very fixed temperature. It happens throughout the liquid. अच्छा, happens throughout the liquid. इसके अंदर normally you need an external energy source. सर मेरा एक सवाल था बॉइलिंग के मुताबिक क्या? कि फर्स्ट सपोज वाटर है, उसका एक स्पेसिफिक बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब वो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारा वाटर वो गैस में हाँ, टर्न क्योंकि होगा, इसी हाँ, तरह होता है। क्योंकि सारी एनर्जी जो जा रही है ना, वो जा रही है उसके बॉन्ड्स तोड़ने में. ठीक है. मतलब लिक्विड्स में जो ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, वो नहीं बढ़ रही. सारी की सारी एनर्जी तो, जा रही है उसके उनको अलग करने में. ठीक है. तो इसलिए उसका तो टेम्परेचर. टेम्परेचर फिर उधर ही रहेगा। हाँ, वो फिक्स आएगा. ठीक है. ठीक है। अच्छा खैर, इवेपोरेशन जल्दी से कर लेते हैं. ओनली एट द सरफेस. इट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर. लेकिन हायर पे ऑब्वियसली ज्यादा होगा. ठीक है. इट गेट्स अफेक्टेड, वो जो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन है इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. जैसे उधर वो स्पीड ऑफ बॉइलिंग जो है ना, वो तो बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइल करेगा. ठीक है. स्पीड ऑफ इवेपोरेशन could be affected by a number of factors. ठीक है, जिसमें टेम्परेचर एक है. टेम्परेचर ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जैसे आप अपने कपड़े सुखाने के लिए रखते हो तो यू स्प्रेड देम आउट. ठीक है. तो इवेपोरेशन ज्यादा होती है. विंडी कंडीशंस, एयर वगैरह. ठीक है. उसके अंदर यू गोइंग टू हैव हायर इवेपोरेशन. ठीक है. सो देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन. नॉर्मली जो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन होती है, दैट्स वेरी 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 स्लो. अच्छा, और इवेपोरेशन में होता ही है कि नो एक्सटर्नल
heat source is required? पार्टिकल्स जो है ना वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? पार्टिकल्स दे गेन एनर्जी, वो आपस में कोलिजन्स के अंदर, ठीक है। सो सो व्हाट हैपेंस नॉर्मली इन इवेपोरेशन इज दैट इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, वो कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? कि अगर आपके पास लिक्विड पार्टिकल्स है ना, तो ठीक है, लेट्स से हैप्पैज़ार्ड लिक्विड पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन्स। वन ऑफ देम गेन्स एनर्जी, द अदर वन लूजेस एनर्जी। यानी इस पार्टिकल को अगर अगर बाकी सारे आके हिट करते हैं ना, तो इट माइट गेन एनर्जी एंड इट माइट escape। तो वो जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो दे लीव द लिक्विड। तो पीछे जो पार्टिकल्स रह जाएंगे उनकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी। तो इसलिए अ कूलिंग इफेक्ट गेट्स क्रिएटेड, ठीक है। मुंह आप धोते हो तो वो व्हाई डज इट फील कोल्डर आफ्टर दैट, ठीक है। वो इसीलिए कि जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करके सराउंडिंग से दे escape इनटू द एयर। तो पीछे जो पार्टिकल्स रह गए हैं दे आर लो एनर्जी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स गेन एंड लूज एनर्जी। अच्छा, ड्यूरिंग collisions, and when they or energetic particles, they overcome the attractive forces and escape। ठीक है, and escape, leaving behind less energetic particles। तो इसलिए इसलिए it creates this cooling effect। ठीक है, वो evaporation में होता है, बॉइलिंग के अंदर that usually never happens, क्योंकि वहां पे एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स होती है। अच्छा, एनीवेज थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, ये कूलिंग और हीटिंग कर्व्स और इससे रिलेटेड और जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट एक चीज़ याद रखना कि प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ डू यू चेक वेदर द सब्सटेंस इज प्योर? तो प्योर सब्सटेंसेस दे ऑलवेज हैव अ वेरी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बीच में अगर इम्प्योरिटी होगी ना, तो व्हाट हैपेंस इज कि इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, दे गेट अफेक्टेड बाय इट। यानी अगर आपके पास कोई सॉलिड है ना, और उसके बीच में इफ देयर इज एन इम्प्योरिटी इनसाइड दैट सॉलिड, तो दैट माइट ब्रेक और अफेक्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस। उससे क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस या तो वीक हो जाएंगी या स्ट्रांग हो जाएंगी। यानी अगर इसके बीच में कोई कोई पर्टिकुलर ये इम्प्योरिटी बीच में ऐड कर दी है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो इससे क्या होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। जो टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए योर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड इफ देयर इज एन इम्प्योरिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत दफा ये पूछते हैं, ठीक है। फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वाटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड? अच्छा, लेकिन अगर यही वाटर इम्प्योर होगा ना, इम्प्योर इम्प्योर वाटर है कि इफ इट्स अ सोल्यूशन एंड स्पेसिफिकली इफ इट्स अ सॉल्ट सोल्यूशन, तो तो फिर होगा इसका, इसमें चेंज आएगा। तो इफ तो फॉर एग्जांपल NaCl एक्वस है, टेबल सॉल्ट, तो याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है।
एंड योर बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा हो जाता है, मेल्ट करना आसान हो जाता है आइस को। अ, इसलिए सड़क के ऊपर ना इन कोल्डर कंट्रीज दे थ्रो सॉल्ट ऑन टू आइस so that its melting point decreases and it becomes easier for the ice to melt. The purity of substance, याद रखना कि it always depends on uh, purity of a substance always depends on the it changes the melting and boiling point if there's an impurity in it. ठीक है, ये क्लियर है बात? Yes, sir. जी सर। अच्छा, उसके बाद ये कि आगे चलते हैं कूलिंग और कूलिंग कर्व्स। ये भी सिंपल सा है कि जब भी आपके पास है if you're heating a substance or cooling a substance, तो आपके पास कुछ इस तरह की कर्व होगी। So for example, if I've got ice and I'm heating that ice, तो लेट्स से वो आइस ना पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, तो पहले तो वो नॉर्मल तरीके से ना इट्स गोइंग टू उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट आएगा कि उसका टेम्परेचर दैट्स गोइंग टू बिकम कांस्टेंट। वो इंडिकेट करेगा कि ये मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड दैट पॉइंट इन द केस ऑफ आइस वुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इट वुड बी प्रॉब्ली इन लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट के अंदर एक पॉइंट तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड देन इट्स गोइंग टू बिकम कांस्टेंट अगेन वंस मोर। और जब वो कांस्टेंट होगा उसका वो इंडिकेट करेगा इट्स बॉइलिंग। तो अच्छा, ये इंडिकेट करेगा, और ये बॉइलिंग किस पे होती है, दैट्स गोइंग टू बी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब वो स्टीम बन जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर फिर बढ़ता रहेगा और फिर वो बस कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, वो फिर इंक्रीज होता रहेगा। तो ये कूलिंग कर्व के अंदर वो आपको लेबल करने को कहता है, ठीक है। सो दिस वन इज सो दिस इज अ हीटिंग कर्व, so this one is your is melting. This is your boiling. और अगर ये मैंने हीटिंग कर्व जो ना वाटर की स्पेसिफिकली बनाई है, ठीक है, दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर H2O। तो दिस इज वेयर इट्स अ सॉलिड, दिस इज वेयर इट्स अ लिक्विड, एंड दिस इज वेयर इट्स अ गैस। कभी कभार वो इधर ना इक्वेशंस मांगता है। सो मेल्टिंग की इक्वेशन है ना, दैट्स समथिंग लाइक दिस, दैट देयर इज वाटर व्हिच इज सॉलिड and reversible का sign, remember it's a reversible process melting, and that water is turning into liquid। और यहाँ पे water is a liquid and that liquid water is turning into gas। और कूलिंग कर्व जो है वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इसी को बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लो या रिवर्स कर लो। सो कूलिंग कर्व इज जस्ट गोइंग टू बी द रिवर्स ऑफ दिस, ठीक है। और ये लेबल चेंज हो जाएंगे। तो he can ask you a number of things about this curve कि भाई यहाँ पे particles, what is the arrangement of particles, इधर arrangement of particles किस तरह है, ठीक है। So all of this, तो ये clear है cooling and heating curves, is that clear? Yes, sir. It's clear. जी सर। अच्छा, इससे आगे ये कि kinetic particle theory predicting, ये थोड़ी सी confusing होता है, ठीक है। that is predicting the state क्या है, whether it's a solid or a liquid or a gas,
ठीक है, सो प्रेडिक्टिंग द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो अब स्टेट सिंपल है। जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकंड देना मुझे। तो आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, प्रिडिक्टिंग द स्टेट। स्टेट ये कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वाटर। अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ आई टेक वाटर, यू नो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये चीज याद रखनी है कि when you're dealing with the state of a substance at any temperature that's between the melting end and boiling point, इनके बीच में जो भी टेम्परेचर होगा ना, the substance is going to be in liquid state। ठीक है, जो कि बड़ा ऑब्वियस है। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे water is going to be a liquid, 50 डिग्री सेंटीग्रेड water is going to be a liquid, 90 that's going to be a liquid। अच्छा, अब उससे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा, एनी टेम्परेचर दैट्स above your boiling point, तो वहां पे जो सब्सटेंस होगा that's going to be gas। and any temperature that's any temperature that's below the melting point, तो इसके ऊपर the substance is going to be a solid। ठीक है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि इधर अगर कोई आपसे पूछता है ना -20 पे इसकी स्टेट क्या है, सो that's a solid। 90 पे क्या है, that's a liquid। 150 पे क्या है, that's a gas। तो आपने बाकी सब्सटेंसेस के लिए भी यही करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई, मैं गूगल कर लेता हूँ। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अच्छा ये एक से मैं गूगल कर लूँ कि हाँ, अच्छा ये एक अच्छे इंटरेस्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, यही रूल है, एग्जैक्ट यही रूल बाकियों के ऊपर भी ना अप्लाई करना है। तो मुझे बताओ कि मैं डिफरेंट टेम्परेचर्स का कह रहा हूँ, मुझे उसकी स्टेट बतानी है। ठीक है, मुझे बताओ कि ऑक्सीजन जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी स्टेट क्या है। मैं इसका आगे लिख रहा हूँ, क्या स्टेट है उसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर गैस। गैस होगी क्योंकि वो उसका -183 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, दैट्स अ गैस। अच्छा, ये मुझे बताओ कि -184 पे क्या होगी। सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब आपने ये सोचना है कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। क्या -184 इसके बीच में आ रहा है, और इज इट हायर देन 183, और इज इट लोअर देन माइनस, तो कहाँ पे आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, इधर आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है -184। सर लिक्विड। ठीक है, -184 नंबर लाइन में इट्स गोइंग टू बी राइट बिटवीन देम, राइट। तो -184 पे इट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड। ठीक है, अच्छा उस पे क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि माइनस -225 पे क्या होगा। सर सॉलिड। Solid. ठीक है, वो सॉलिड होगा। रिमेंबर, ये माइनस वाली वैल्यूज में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो -225 इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड। ठीक है,
तो बड़ा इजी है, लेकिन पीपल जस्ट गेट कंफ्यूज। इसका मुझे तो -100 पे क्या होगा? अल्कोहल। व्हाट इज द स्टेट एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड? सर लिक्विड। ठीक है, -100 एग्जैक्ट मिडिल में आ रहा है दोनों के, तो दैट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड। अगर मैं कहूँ इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, 50 भी लिक्विड होगा। और 90 पे क्या होगा? गैस सर गैस। ठीक है, 90 पे गैस होगी। तो एनीवेज जस्ट रिमेंबर दिस। इसका मुझे बता दो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होगा? लेड। सॉलिड। बस ठीक है। चलो ठीक है, बस कीप दिस इन माइंड। बीच में आ रहा है दोनों के, दैट्स अ लिक्विड। इफ इट्स हायर देन दिस देन इट्स अ गैस, लोअर देन दिस देन इट्स अ सॉलिड। माइनस वैल्यूज के बीच बारे में मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट दिस, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इज के अच्छा, एक पार्टिकल थ्योरी के अंदर ही ना कि देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज के हाउ डज अ गैस, मुझे ये क्वेश्चन है, हाउ। अच्छा, प्रेशर से रिलेटेड। तो हाउ डज अ गैस क्रिएट प्रेशर? तो कोई भी गैस होगी, सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता। मतलब एक सॉलिड होगा ना, जैसा फॉर एग्जांपल आप कहीं कभी भी एक्सप्लोजन होती है ना, एक्सप्लोजन आर कॉज्ड बाय गैसेस, दे रेयरली कॉज्ड बाय लिक्विड और सॉलिड्स। तो एक कंटेनर में अगर पार्टिकल्स हैं, तो व्हाई डू दे एक्सर्ट अ प्रेशर? वो इसलिए एक्सर्ट करते हैं प्रेशर बिकॉज दे गो एंड दे एबल टू मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड are able to bump into the walls of the container, and they're able to, तो ये वर्ड्स में बेसिकली एक्सप्लेन करना है कि particles they move randomly and freely in all directions, and they collide walls of the container, exerting a force। और फिर ये फोर्स ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है? तो इसी में आगे ये हो सकता है कि why do gases expand? ठीक है, एक बलून जो है हाई टेम्परेचर पे ना एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। Why do gases expand? Liquid और solid expand नहीं करते, ठीक है, लेकिन gases they expand a lot। Why do gases expand when temperature is increased? तो उसका क्या होगा कि भाई मोर काइनेटिक एनर्जी होगी। So particles will exert a greater force on the surface, ठीक है, while they collide। ठीक है, on the surface leading to surface of or the wall of the container। अच्छा, ये सारा हो गया। तो ये कुछ वो उससे रिलेटेड ना,
फिर वो भी होता है कि ये दोनों बातें क्लियर है ना कि वाई डू एक्सपैंड गैस एक्सपैंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, इज दैट क्लियर? जी सर, आगे। अच्छा, फिर ये भी होता है कि भी वॉल्यूम अगर कम करते हो तो वाई डज प्रेशर इंक्रीज? तो वाई डज प्रेशर वाई वाई प्रेशर इंक्रीजेस? तो उसका उसकी रीजन है कि यू हैव मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अब एक छोटे वॉल्यूम है ना, यू गॉट मोर पार्टिकल्स. So now you have more frequent collisions. मतलब पहले वो अगर बड़ा कंटेनर होगा ना, ये पार्टिकल जो होगा ना, इसको बड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने में. अगर इसी कंटेनर का साइज में छोटा कर दो ना, मतलब इसको अगर श्रिंक कर दें, तो अच्छा उस केस में क्या होगा कि व्हाट विल हैपन इज कि वो पार्टिकल्स को फिर इतना डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, दे विल बी एबल टू कोलाइड और हिट द कंटेनर मच मोर फ्रीक्वेंटली, सो दैट लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट with your container wall. ठीक है, ये भी क्लियर है कि प्रेशर क्यों बढ़ रहा है जब ज्यादा कोलिजन हो रही हैं, क्योंकि छोटा कंटेनर होगा, सो पार्टिकल्स वुड बम्प इनटू इट अ लॉट मोर. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसको. जो लास्ट चीज है, दैट्स डिफ्यूजन. लास्ट चीज नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफ्यूजन, विच इज कि अच्छा डिफ्यूजन क्या होती है? कोई पता है क्या डेफिनेशन है डिफ्यूजन की? वो तो सबसे पहले डेफिनेशन पूछेंगे. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? एनी आइडिया? सर, जब पार्टिकल्स एक कंप्रेस्ड उससे कोई भी सिलेंडर हो या परफ्यूम है और ओपन स्पेस में जब वो एंटर होते हैं, जैसे परफ्यूम की बॉटल हो गई। बहुत जो एग्जांपल्स कर रहे थे कि इट्स परफ्यूम, ठीक है, इंक इन इन वाटर, ठीक है, वो डिफ्यूज कर रही होती है. अच्छा, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी? मेरा इसकी डेफिनेशन बता दो जल्दी से. सर, लोअर कंसंट्रेटेड एरिया टू हायर। ये हायर टू लोअर. So it's the movement of particles from a region of higher concentration to region of lower concentration where they're not present. और होती क्यों है? क्योंकि ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सो इट हैपेंस व्हाई? बिकॉज और ये रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में नहीं होती, ये सिर्फ होती है सॉलिड्स में और सॉरी लिक्विड्स में और गैसेस में. और गैसेस के अंदर डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन इज वेरी वेरी, अच्छा इट्स वेरी स्लो. ठीक है, तो इंक जो होगी पानी के अंदर बहुत स्लोली मिक्स होगी, लेकिन परफ्यूम जो है दैट यू कैन स्मेल इट वेरी वेरी क्विकली. ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है, इट्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और इसमें ये कि
इसमें ये कि जो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिफ्यूजन गेट्स अफेक्टेड, द मेन, आई मीन द मेनी फैक्टर्स बट द मेन टू फैक्टर्स व्हिच आर, वो कौन से दो फैक्टर्स जिसके ऊपर स्पीड ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स? सर टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर तो नंबर वन इज टेम्परेचर, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी भाई? वी गॉट मोर काइनेटिक एनर्जी सो पार्टिकल्स ट्रैवल मोर क्विकली। तो इसलिए आपको गर्म खाने की स्मेल जो है ना फौरन आती है, और ठंडा खाना आपको खाना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसकी आपको स्मेल नहीं आती, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते इतने स्लोली, वो आपके आपके नाक तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, माइक्रोवेव में जैसे ही खाना रखते हो एकदम से जब वो गर्म होता है तो वो आपको फौरन, सर्दियों सर्दियां आप लोगों को, सर्दियों में आपको स्मेल्स नहीं आ रही होती खास की लॉन की फूलों की, गर्मियों में आपको हर चीज़ की स्मेल आ रही होती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ट्रैवल फास्टर। ठीक है, अच्छा सेकंड, और किस पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ डिफ्यूजन? Number of particles. नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करते। Speed. नहीं, वही स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मैंने ये पूछा, उसकी मास के ऊपर। तो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, दे ट्रैवल, अच्छा दे ट्रैवल फास्टर। तो मेन आपके ना ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वन इज टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर फास्ट डिफ्यूजन, और मास ऑफ पार्टिकल्स। तो इसलिए केमिस्ट्री के अंदर भी ना जब भी आपको कोई चीज़ें मिक्स करनी होंगी, क्या करोगे आप? टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, उसको हीट करना शुरू कर देते हो, तो सारी चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो हीटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ताकि चीज़ों को मिक्स कर सको उनके बीच में, क्योंकि केमिस्ट्री में कोलिजन्स होती हैं तो रिएक्शन होता है। अगर कोलिजन्स आराम आराम से हो रही हैं तो रिएक्शन स्लो होगा, कोलिजन ज़्यादा होंगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो जस्ट रिमेंबर, नंबर वन फैक्टर टेम्परेचर, द मास ऑफ पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स दे ऑलवेज ट्रैवल वेरी वेरी क्विकली। मास ऑफ पार्टिकल कितना पता लगता है? वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, विच इज ए आर और एम आर। तो प्योर टेबल में जो बड़ा नंबर होता है एटम के साथ, दैट इज द एटॉमिक मास। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव आर्गन, तो उसके साथ दो नंबर लिखे होंगे, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा दैट्स गोइंग टू बी द मास ऑफ आर्गन। मॉलिक्यूलर मास में होता है कि मॉलिक्यूल होता है, सो दैट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एटम्स। तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन प्योरिटी टेबल में 16 है, तो 16, ऑक्सीजन 2 है इसमें, तो 16 टाइम्स 2 हो गया, इसको अगर टोटल करो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 44। तो मॉलिक्यूलर मास निकालनी है तो सारे एटम्स उस मॉलिक्यूल में, उस पार्टिकल में जो भी एटम्स होंगे, यू वुड हैव टू ऐड देम अप। तो इसके ऊपर ना मेनली दो दो तीन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, तब हम पास पे मूव करेंगे। हमने पहला काइनेटिक पार्टिकल थ्री, वे डन विद इट। ठीक है, कोई चीज़ अगर मिस हुई वो हम बीच में कर लेते हैं। वी कैन स्टार्ट ऑफ विद किधर इसी के ना, हाँ। सर हाँ एटॉमिक जी, मास कौन सी होती है? एटॉमिक मास अगर आप प्योर टेबल ओपन करो ना, अभी फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए इस पे, लेकिन अगर आप प्योर टेबल ओपन करो ना, हर एटम के साथ ना देयर टू वैल्यूज गिवन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट बोरॉन, तो उसके साथ ना देयर इज 5 एंड देन देयर इज 11। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है ना दैट्स द एटॉमिक मास, वो वैसे लिखा होता है, की लिखी होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर मॉलिक्यूल होगा NO2 है जिस तरह, तो फिर सारों को ऐडअप करना पड़ेगा, तो इसमें भी 1N, और ऑक्सीजन 2 है तो वो सारों को ऐडअप करो। ठीक है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है वो F2 होता है, तो F2 का मतलब है कि वो दो दफा उसके अंदर दो फ्लोरीन के एटम्स हैं, सो दैट्स 19 + 19 दैट विल बी 38। ठीक है, ये भी करते हैं, ये आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो इसमें इसी तरह का होगा। तो इसमें पहले मैं इसमें देख लूँ कि
इसके उन्होंने MCQs पहले कर लेते हैं, भाई पता नहीं कहाँ हुआ मैं। हाँ चलो, अच्छा 1 to 18 ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा इसके ना क्वेश्चंस हम यहीं पे करते हैं। तो इधर से ना उसके पास में प्रैक्टिस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि थ्योरी की भी करते हैं। अच्छा, दिस वन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, 18 pages, and we'll try and do all of them. Acha, when there is no wind, the scent of flowers can be detected more easily on a warm evening than on a cold evening. This is because the molecules of the scent dash dash than in colder conditions. तो कौन से दो वर्ड सही हैं? Anyone क्या बात? सर डी। डी फर्दर, हाँ ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स वार्मर वार्मर वेदर के अंदर दे विल ट्रैवल मच फर्दर एंड दे विल डिफ्यूज फर्दर देन, क्यों ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन, oxides of nitrogen from car exhaust can spread through the atmosphere. This occurs because gas molecules above a region of dash concentration to a region of dash concentration by a process called, ये तो आसान है, इसका क्या होगा? A, high to low. ठीक है, और diffusion, ठीक है। In which substance are the particles furthest apart at room temperature? ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनमें से कौन सी, पहले तो स्टेट क्या होगी furthest apart? कौन सी स्टेट में particles are furthest apart? gas, सर मीथेन। हाँ, ये थोड़ा बहुत अब जनरल नॉलेज होना चाहिए। सॉल्ट एक सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, शुगर भी जो होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। एथेनॉल लिक्विड होता है, अगर पता है। एथेनॉल हैंड सैनिटाइजर्स जो थे ना आपके, वो ज्यादातर एथेनॉल बेस्ड थे। तो एथेनॉल जो होता है, जो आपके हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं, दे आर ऑल लिक्विड्स। मीथेन जो है वो आपके हीटर में जो गैस आती है ना, तो दिस इज अ गैस, तो इसके अंदर फर्दर अपार्ट होंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक चीज पहले से वो बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर ना, जस्ट रिमेंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से यूजुअली लिंक नहीं होते, उसके क्योंकि उसके अंदर केमिस्ट्री में हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए पास पेपर्स जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि वो एक ही टॉपिक से हमें क्वेश्चन के अंदर ना मुख्तलिफ टॉपिक की मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे इसमें पोटेशियम आयोडाइड आ गया ना, वो पोटेशियम आयोडाइड और लेड टू नाइट्रेट वो थोड़ा बाद में जाके पढ़ेंगे। अच्छा बट एनीवेज इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो कह रहा है येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द एक्सपेरिमेंट शोन। तो यहाँ पे ना 5 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डालें जो यहाँ पे डालें, और इधर 5 ड्रॉप्स ऑफ लेड टू नाइट्रेट डालें, और एक फ्लैट डिश कंटेनिंग वाटर है। और वो कह रहे हैं यहाँ पे बीच में ना येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो मोस्ट लाइकली क्या हो रहा है कि इसके पार्टिकल्स जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके पार्टिकल्स वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, और वो इधर कहीं बीच में मिल रहे हैं। और वो जब बीच में मिलते हैं तो वो फिर रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट। तो वो कह रहा है हाउ इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सर सी। हाँ बस ठीक है, वो उधर से डिफ्यूज करते हैं, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे मूव करते हैं, दे मीट समवेयर इन द मिडल, दे कोलाइड एंड देन दे रिएक्ट। ठीक है, सो रिमेंबर केमिस्ट्री में कोलिजन होती है तो फिर जाके यू हैव अ रिएक्शन। अच्छा उसके बाद है कि तो ये तो भी सेपरेशन टेक्निक्स नहीं की, ये वाले आ जाते हैं। अच्छा वो कहते हैं डायग्राम शोज हाउ द मॉलिक्यूल्स इन द एग्जॉस्ट गैसेस डिफ्यूज इनटू द एयर।
तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है, मॉलिक्यूल्स इन एग्जॉस्ट गैसेस है, थोड़ी देर बाद इस तरह हो गया। अच्छा, which statement describes what happens to these molecules next? इन सारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इसके बाद क्या होगा इसको? अब C. ठीक है, सी होगा। और ज्यादा डिफ्यूजन होती रहेगी, और दिल स्प्रेड फर्दर अपार्ट, क्योंकि वो डिफ्यूजन होती है कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, सो दे जस्ट कीप ऑन रैंडमली मूविंग अराउंड। ठीक है, पार्टिकल्स वुड जस्ट रैंडमली मूव अराउंड एंड दिल फर्दर स्प्रेड आउट। ठीक है, तो वो इससे आगे भी कहानी चलती रहेगी। तो सी है। अच्छा, नेक्स्ट वन सिमिलर। वो कह रहे हैं लेड टू नाइट्रेट है और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, इन द मिडल देयर इज अ येलो प्रेस प्लेट फॉर्म्ड। तो उसने कहा कि ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ पे फिर वही बीच में जाके वो मिले एंड दे स्टार्टेड कोलाइडिंग, तो इसका आंसर डिफ्यूजन ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि डायग्राम शोज अ कप ऑफ टी व्हिच डिस्क्राइब्स द वाटर पार्टिकल्स इन द एयर अबव द कप ऑफ टी। वाटर पार्टिकल्स इधर अबव इन द एयर compared with the water that's in the cup। तो एयर में जो भाप उठ रही है ना, how would the water particles compare with the liquid water that's inside the cup? B. बी ए मूविंग फास्टर, और हाँ फर्दर अपार्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉट क्लोजर टुगेदर। ठीक है, बाकियों क्लियर है? दुआ दुआ क्लियर है? शुएब क्लियर है? Yes, yes, sir. जी Clear. सर। अच्छा, इन सारों में in which changes do the particles move further apart? सर वाई एंड जी। Y and Z गलत, हाँ सही है। सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो उसके अंदर द पार्टिकल्स आर मूविंग फर्दर अपार्ट। वैसे इससे इससे इसमें मुझे लगता है कि इन विच चेंजेस, अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूं, इन विच चेंजेस आर पार्टिकल्स गेनिंग एनर्जी? वाई एंड जी। हाँ, वाई जी होगा। अच्छा, there's a diagram which shows particles in three different physical states. Which statement about the physical state of substance X is correct? अच्छा, X वो कह रहा है कि X की तीन फिजिकल स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सर बी। स्टेट वन? नहीं, ये डिफ्यूजन थोड़ी है ये तो। ये Sir, सॉलिड। D. द सब्सटेंस इन स्टेज थ्री हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ ठीक है, ये सॉलिड है ना। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड है, तो ये वाली ठीक है। कंडेंसेशन जो होता है वो होता है, वो क्या होता है? लिक्विड टू, सॉरी, गैस टू लिक्विड, राइट? तो नहीं, इसमें क्या मसला है? सी में क्या मसला है? स्टेट टू, अच्छा सॉरी, स्टेज थ्री। थ्री में नहीं, लिक्विड तो ये है ना। Sir, ठीक है, state 3 तो solid है. हाँ वो तो सॉलिड है, वो तो गैस टू लिक्विड होता है। ठीक है, डिफ्यूजन तो वैसे ही गलत है, ये तो चेंज ऑफ स्टेट है। और वन भी गलत है, क्योंकि वन में पार्टिकल्स जो है स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, वो वाइब्रेट इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 में आ जाओ जल्दी से। इन विच डायग्राम सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वो कह रहे कि, अच्छा ठीक है, वो कह रहे सर्कल जो है ना वो एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स HCl गैस? HCl के अंदर रिमेंबर दो एटम्स होंगे। ठीक है, एक H होगा और Cl होगा। तो इसमें से HCl गैस कौन सी है?
सर सी। नहीं, उसने कहा था एक सर्कल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है ना, तो HCl में तो दो ही एटम है ना, तो एक H होगा और एक Cl होगा ना। और ए। हाँ, A होगा, और गैस है तो दूसरा HCl का मॉलिक्यूल जो होगा उससे दूर होगा, उसके अंदर मतलब गैप होगा, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी A। ये भी क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे हम छोड़ते हैं 11 तक ना, फिर बाकी क्वेश्चंस जो है ना अ, वो करते हैं इसके कंप्लीट, ठीक है। तो ये कल हम इधर से कंटिन्यू करते हैं 11 से, ठीक है। इसके अभी कितने पेजेस में हैं? चलो कोशिश करते हैं सारे कर लें, बाकी फिर होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कल पे बात करते हैं, सही है। ओके सर, जी अल्लाह सर। हाफिज। चलो अल्लाह ओके, ठीक हाफिज। है, अल्लाह हाफिज।